गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों से माफ़ी चाहता हूं कि बड़े दिनों बाद आज ये इतिहास की वीडियो डाल रहा हूं। तो इस गैप के लिए मैं आप सब लोगों से क्षमा चाहता हूं। और जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि आखिरी टाइम हम आपका एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे, और एंशियंट हिस्ट्री में भी हम ताम्र पाषाण काल पढ़ रहे थे, ठीक है। जिसमें हम क्या देख चुके थे, आपका लास्ट टाइम ताम्र पाषाण काल की विशेषताएं देख चुके थे। और क्या किया था हमने, भारत में जितने भी ताम्र पाषाणिक स्थल हैं उनको विभिन्न क्षेत्रों में हमने बांटा था। और इन क्षेत्रों के अंतर्गत जो जो हमारे क्या है आपके ताम्र पाषाणिक स्थल है उनका हम अध्ययन कर रहे थे। जिसमें हमने पहला देखा था आपका राजस्थान। राजस्थान में हम एक क्या देख चुके थे, आपका एक ताम्र पाषाणिक स्थल देख चुके थे, जो कि क्या था आपका आहार था, ठीक है। तो आज हमारे जो राजस्थान के बाकी दो और ताम्र पाषाणिक स्थल बचे हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा पहला ताम्र पाषाणिक स्थल है जो कि राजस्थान में स्थित है, उसका नाम क्या है हमारा, गिलुंद, ठीक है। क्या है आज का हमारा पहला ताम्र पाषाणिक स्थल, गिलुंद, जो कहाँ स्थित है आपका राजस्थान में, ठीक है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि ये जो हमारा ताम्र पाषाणिक स्थल गिलुंद है, ये राजस्थान में कहाँ स्थित है। तो जो हमारा ताम्र पाषाणिक स्थल है गिलुंद, ये राजस्थान में कहाँ है, बनास घाटी में स्थित है। कहाँ स्थित है हमारा जो गिलिंद नामक ताम्र पाषाणिक स्थल है, आहा, बनास घाटी में स्थित है, ठीक है। तो अभी देखो, जो लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था, राजस्थान में एक स्थित ताम्र पाषाणिक स्थल, वो कौन था, आहार था। वो भी कहाँ स्थित था आपका, बनास घाटी में स्थित था, ठीक है। तो जब यहाँ से आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उस तरीके से बनता है क्योंकि जो आहार और गिलुंद नामक ताम्र पाषाणिक स्थल हैं, ये दोनों की दोनों ही कहाँ स्थित है आपकी, बनास नदी घाटी में। तो इसीलिए इन दोनों को क्या कहा जाता है, आपका बनास संस्कृति भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से स्थलों को बनास घाटी अंचल संस्कृति भी कहा जाता है। तो कौन कौन से आपका, एक तो हम पढ़े थे आहार, और दूसरा क्या है आपका, गिलुंद, आहार और गिलुंद, ठीक है। तो आहार और गिलुंद को क्या कहा जाता है, हमारा बनास घाटी संस्कृति भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये दोनों के दोनों ही कहाँ है आपकी, बनास नदी घाटी में स्थित है, ठीक है। तो पहली विशेषता तो आपकी ये है, गिलुंद की कहाँ स्थित है आपका, आहार में, बनास नदी घाटी में स्थित है। अब जो दूसरी खास विशेषता आती है आपकी गिलुंद की, तो वो क्या है आपकी, कि यहाँ गिलुंद में मिट्टी के बने भवन मिलते हैं, परंतु कहीं कहीं पकी ईंटों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। देखो, ये विशेषता क्यों है हमारी, जब मैंने आपको अभी लास्ट वीडियो में ताम्र पाषाणिक स्थलों की विशेषता बताई थी, तो हमने क्या देखा था, जितने भी भवन हमारे ताम्र पाषाण काल में बने थे, वो मुख्यतः किस चीज के बने थे आपके, मिट्टी के बने हुए थे, लकड़ी के बने हुए थे, और घास फूस के बने हुए थे। अगर हम कहें तो ताम्र पाषाणिक काल में क्या होता था, आपके भवन बनाने में मिट्टी, पत्थर और लकड़ी, नहीं, मिट्टी, घास फूस और क्या, लकड़ी का उपयोग किया जाता था। किस किस का, मिट्टी, घास फूस और लकड़ी का उपयोग किया जाता था। लेकिन जो आपका गिलुंद नामक ताम्र पाषाणिक स्थल है, यहाँ क्या देखा गया, कहीं कहीं भवनों को बनाने में पकी हुई ईंटों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। इसीलिए आपसे क्वेश्चन क्या हो जाता है, आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आपसे पूछता है कि किस ताम्र पाषाणिक स्थल में, ठीक है, भवनों के निर्माण में पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। तो आपका उत्तर क्या होगा, गिलुंद। जबकि जो पकी हुई ईंटों का प्रयोग है, वो मुख्यतः में कहाँ की विशेषता देखने को मिलती है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की विशेषता मिलती है। क्या है, वहां पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है भवन निर्माण में। अच्छा, इससे पहले लास्ट टाइम हमने एक और स्थल पढ़ा था, आहार। तो वहां भी क्या थी, भवन निर्माण की एक खास विशेषता थी। जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको पहले ही, ताम्र पाषाण काल में क्या होता था आपका, भवनों के निर्माण में, ठीक है, मिट्टी, लकड़ी और घास फूस का प्रयोग होता था। एक तो गिलुंद में क्या हो रहा है आपका, पकी हुई ईंटों का प्रयोग हो रहा है। और जो हमने दूसरा पढ़ा था आहार, इससे पहले पढ़ा था हमने लास्ट टाइम, तो आहार में क्या था, भवनों के निर्माण में कहीं कहीं पत्थरों का प्रयोग भी किया गया था। क्या किया गया था आपका, आहार में भवनों के निर्माण में पत्थरों का प्रयोग भी किया गया था। वैसे मैं बता चुका हूँ लास्ट टाइम, लेकिन एक बार फिर बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला, किस ताम्र पाषाणिक स्थल में, ठीक है, भवन निर्माण में पकी हुई ईंटों का प्रयोग देखने में मिलता है, तो उसका आंसर होगा आपका गिलुंद। अब यहां से दूसरा क्वेश्चन पूछता है आपका कि किस ताम्र पाषाणिक स्थल में भवन निर्माण में पत्थरों का प्रयोग किया गया था, तो वो कौन था आपका, आहार। और आहार और गिलुंद को क्या कहा जाता है, आपका बनास घाटी संस्कृति भी कहा जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये बनास नदी के अंचल में स्थित है, ठीक है। अब आपका दूसरा जो तीसरी विशेषता आती है गिलुंद की, तो वो क्या है आपका, यहाँ क्या मिला है, यहाँ से गिलुंद से तांबे के टुकड़े प्राप्त हुए। तो इसको आप कुछ खास विशेषता भी नहीं बोल सकते। क्यों भाई, क्योंकि आपका क्या है, ताम्र पाषाणिक स्थल है, तो तांबा मिलना तो क्या है आपकी नॉर्मल सी बात है। लेकिन फिर भी आपसे अगर पूछता है कि निम्न में से किस स्थल में तांबे के
टुकड़े देखने को मिलते तो आप क्या कहेंगे, गिलुंद कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या था हमारा, यहाँ पे हमारा गिलुंद से पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होते हैं। ठीक है, तो ये आपका दूसरा इंपॉर्टेंट स्थल था, जो कहाँ स्थित था आपका, राजस्थान में। अब हम करते हैं तीसरे महत्वपूर्ण स्थल की बात, ताम्रपाषाण के स्थल की बात, जो कहाँ स्थित है आपका, राजस्थान में स्थित है, और वो कौन है आपका, गणेश्वर। कौन है, गणेश्वर। ठीक है, अच्छा देखो जो गणेश्वर है, गणेश्वर में कहाँ स्थित है, ठीक है, गणेश्वर राजस्थान में कहाँ स्थित है आपका, गणेश्वर राजस्थान में है, खेतड़ी में है। ठीक है, खेतड़ी, राजस्थान में खेतड़ी के खान के पास स्थित है। क्या कहा मैंने, राजस्थान में कहाँ है, खेतड़ी की खान के पास स्थित है। अच्छा, अभी खेतड़ी इतना प्रसिद्ध क्यों है, खेतड़ी में है किस चीज की खान। देखो जब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा या आपने कभी सुना भी होगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, राजस्थान में क्या है, खेतड़ी नामक स्थल है, और वहां पे क्या है, तांबे की खान है। ठीक है, तो आपसे ज्योग्राफी में कई बार पूछा जाता है कि खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है, तो खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है, यहाँ तांबे की खान स्थित है। ठीक है, और मैं आपको अगर एक चीज और बताऊं, जब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि भारत में सर्वाधिक तांबे के निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं, और राजस्थान में भी सर्वाधिक निक्षेप है वो कहाँ है, ये खेतड़ी नामक जगह पर स्थित है। ठीक है, तो भारत में तांबे की सर्वाधिक निक्षेप राजस्थान में, और राजस्थान में कहाँ, खेतड़ी की खानों में स्थित है। इसीलिए तो यहाँ पे आपकी ताम्र पाषाणिक संस्कृति का विकास हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या मिलता था आपका, तांबा पहले से ही प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था, इसलिए इस क्षेत्र में क्या हुई आपकी, ठीक है, ताम्र पाषाणिक संस्कृति का विकास हुआ। तो आपका कहाँ है गणेश्वर, राजस्थान में, राजस्थान में भी कहाँ, खेतड़ी नामक स्थान में स्थित है। ठीक है, अब देखो भाई, क्योंकि क्या है आपका ताम्र पाषाणिक स्थल तो मुख्य तो लाजमी सी बात है, आपको यहाँ क्या मिलेगी, तांबे की चीज देखने को मिलेगी। ठीक है, तांबे के बने हुए आभूषण देखने को मिलते हैं, तांबे के बने हुए औजार देखने को मिलते हैं, मतलब जो भी दैनिक जीवन में उपयोग किए जाते थे वो सारी चीजें तांबे की बनी, अधिकांश चीजें, सारी भी नहीं बोल सकते लेकिन अधिकांश चीजें क्या बनी हुई थी, तांबे की बनी हुई थी। जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ से हमें तांबे की क्या क्या चीजें प्राप्त हुई है। ठीक है, तो देखो तीर के नोक, तांबे के बने हुए तीर के नोक, जो क्या होता है आपके तीर के आगे देखो आपने, जो कहीं भी जाके आपका क्या चुभता है या लगता है किसी भी चीज को, तो वो क्या थे, आपकी नोक होती है, वो भी किस चीज की बनी थी, आपकी तांबे की बनी हुई थी। ठीक है, और तांबे के बने हुए बर्छे भी यहाँ से प्राप्त हुए, तांबे की बनी हुई बंसियां, ठीक है, स्लेट हो गया आपका, कंगन हो गया आपका, छैनी हो गया। तो ये सारी की सारी चीजें आपको कहाँ देखने को मिलती है, जो तांबे की बनी हुई थी, गणेश्वर में। अब देखो जो आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस तरीके से पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है या पूछा भी गया है आपका, एक दो तीन बार मैंने देखा है क्वेश्चन, कि निम्न में से कौन से स्थान पर तांबे के बने हुए तीर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, क्या पूछते हैं, निम्न में से कौन से स्थान पर तांबे के बने हुए तीर प्राप्त हुए, ये कई बार पूछा गया, आप देख पुराने क्वेश्चन उठा के देखना, तो क्या है आपका, गणेश्वर में। ठीक है, और क्या पूछ सकता है आपके, ये तो कई बार पूछा गया, बाकी पूछ देगा आपसे अलग, अगली बार कभी भी पूछ सकते हैं कि निम्न में से किस स्थान पर तांबे की बनी हुई बंसियां प्राप्त हुई, तो आप क्या कहोगे, ठीक है, गणेश्वर कहोगे। कंगन, छेनी तांबे के बने सब कहां पे मिले हमें, गणेश्वर से मिले हैं। ठीक है, अब देखो अगली चीज बताता हूं मैं आपको, यहाँ जितनी भी चीजें मिली हैं, ठीक है, जो भी हैं, देखो इनमें से बहुत सारी चीजें, देखो क्या लिखा हुआ है हमने, इनमें से कुछ की आकृतियां सिंधु सभ्यता से मिली हुई वस्तुओं की आकृतियों से मिलती है, जैसे कि मिट्टी की पिंडिका जो सिंधु टाइप से मिलती है। देखो जो गणेश्वर नामक स्थल है ये आपका हड़प्पा सभ्यता के आसपास ही स्थित है। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, जब बाद में, अब देखो पहले कौन सी बसी आपकी, गणेश्वर नामक संस्कृति बसी, उसके बाद क्या बसी आपकी, हड़प्पा सभ्यता बसी। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब बाद में हड़प्पा की खुदाई हुई तो वहां से जो चीजें मिली, और उसी के साथ साथ गणेश्वर अगर जगह की खुदाई, तो वहां दोनों जगह जो कुछ चीजें मिली उनको देखने में समानता मिली, ऐसा लग रहा था कि जैसे ये चीजें गणेश्वर से यहाँ भेजी गई हो। ठीक है, क्या लग रहा है कि जैसे ये चीजें गणेश्वर से यहाँ निर्यात की, मतलब हड़प्पा में आयात की गई हो और गणेश्वर से निर्यात की गई हो। तो इससे क्या पता लगता है हमें, इससे ये पता लगता है कि निश्चित रूप से ही हड़प्पा के विकास में गणेश्वर के लोगों का कुछ ना कुछ योगदान रहा होगा। ठीक है, क्या कहा, हड़प्पा के विकास में कुछ गणेश्वर के लोगों का कुछ ना कुछ योगदान अवश्य रहा होगा। क्यों, क्योंकि भाई जो हमारे हड़प्पा में बहुत सी ऐसी चीजें देखने को मिली हैं जो कि क्या थी, आपकी गणेश्वर से मिलती जुलती चीजें थी। ठीक है, अब देखिए जैसा ये यहाँ पे आपका लिख भी रखा है कि मिट्टी की पिंडिका जो सिंधु टाइप से मिलती है। ठीक है, तो हमें क्या मिली है, यहाँ गणेश्वर में एक ऐसी पिंडिका बनी हुई, मिट्टी के बने हुए चीजें, जो क्या थी आपकी सिंधु में भी, सिंधु घाटी सभ्यता में उसी प्रकार की बनी हुई मिली थी। बाकी चीजें भी देखने को मिली है, जैसे औजार वगैरह की बात करते हैं हम। ठीक है,
तो देखो उसके बाद जो अगली चीज आती है हमारी, ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट चीज आती है गणेश्वर की, वो क्या है आपका, गणेश्वर में हमें गैरिक मृदु भांड देखने को मिला, यानी मिट्टी के बने हुए बर्तन भी देखने को मिले हम कहाँ, गणेश्वर में। गणेश्वर में हमें मिट्टी के बने हुए बर्तन भी देखने को मिले, और जो अक्सर केस होता था आपके काले रंग से रंगे होते थे, ठीक है। क्या कह रहा है हमारा, गणेश्वर में हमें मिट्टी के बने हुए बर्तन भी देखने को मिले, जो अक्सर क्या होते थे आपके काले रंग से रंगे हुए होते थे, और इनका आकार कैसा होता था आपके, कलश के आकार के होते थे, ठीक है। क्या होते थे आपके, कलश के आकार के होते थे। आपने कलश देखा ही होगा, ठीक है। तो उस तरीके कलश मतलब जो घड़ा होता है आपका, घड़े इस तरीके से ऊपर से बना होता था, उसको क्या कहते हैं, हमारा कलश कहते हैं, ठीक है। देखो आपको बना के बताता हूँ, इस तरीके का होता है, कुछ नीचे से गोल सा होता है, ऊपर से इस तरीके का होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कलश। तो इस आकार के मिट्टी के बने हुए बर्तन मिले थे, और इनमें क्या होता था आपका, काला कलर किया होता था, ठीक है। तो अब जो आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है, किस ताम्र पाषाणिक स्थल में कलश के आकार के मृदु भांड देखने को मिलते हैं। क्या क्वेश्चन बनता है आपका, किस ताम्र पाषाणिक स्थल में कलश की आकृति के बने हुए मृदु भांड देखने को मिलते हैं। तो कौन सा स्थल है आपका, गणेश्वर नामक स्थल है, ठीक है। अब देखो उस पर जो अगली चीज लिखी हुई है आपकी, मैंने क्या लिखा हुआ, गणेश्वर के लोग हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करते थे। देखो जो चीज मैं आपको ऊपर कह रहा था कि हड़प्पा के विकास में कुछ ना कुछ योगदान गणेश्वर संस्कृति का या गणेश्वर के लोगों का अवश्य रहा होगा। तो कैसे पता लगता है हमें, जो यहाँ से एक चीज और देखने को मिलती है हमें, ठीक है, कि गणेश्वर के लोग हड़प्पा को क्या करते थे, तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करते थे। अब ये निष्कर्ष किस तरीके से निकाला गया, क्योंकि देखो जो हड़प्पा नामक स्थल है वो आपका गणेश्वर के पास ही स्थित है। कहाँ स्थित है आपका, गणेश्वर के पास ही स्थित है। और जो यहाँ पर वस्तुएं या औजार वगैरह देखने को मिले तो वो किस तरीके के थे आपके, जिस तरीके के लोग गणेश्वर में प्रयोग करते थे। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाला गया कि आपके पक्का ये औजार या जो भी वस्तुएं हैं ये पक्का कहाँ से, गणेश्वर से कहाँ की जाती थी आपकी, ठीक है, गणेश्वर से हड़प्पा को भेजी जाती थी। इसका निष्कर्ष ये निकलता है आपका, जो मैंने आपको ऊपर बता चुका हूं पहले ही, ठीक है। अच्छा अब देखो अगली चीज क्या थी आपकी, अगली चीज जो मुख्य विशेषता आपकी गणेश्वर की वो क्या है आपके, यहाँ के लोग अंशतः कृषि जीवी और मुख्यतः शिकार जीवी थे। तो ये लाइन लिखने का मतलब क्या हुआ कि देखो कि हड़प्पा के गणेश्वर के लोग अंशतः कृषि जीवी और मुख्यतः शिकार जीवी थे। देखो क्या हो चुका, अब विकास का क्रम बहुत आगे बढ़ चुका है। जो भी मेरी वीडियो पहले से देख रहे होंगे तो वो पढ़ चुके हैं। हमने कहाँ से शुरुआत की थी, जब मनुष्य जंगलों में रहता था, मनुष्य का विकास हुआ था, ठीक है, प्रोटो मानव, ये सब चीजें पढ़ी थी हमने। पहले आदमी क्या करता था, जंगल में रहता था, शिकार करता था। उसके बाद क्या हुआ आपका, वो पशुपालन करने लगा। पशुपालन के बाद वो क्या करने लगा, कृषि कार्य करने लगा। और उसके बाद आई आपकी कौन सी, ताम्र संस्कृति की, मतलब जो आपकी ये संस्कृतियां हैं। उसके बाद अब मनुष्य विकसित होते होते कहाँ पहुंच चुका आपका, ताम्र पाषाणिक संस्कृति में पहुंच चुका है। और ताम्र पाषाणिक संस्कृति के अन्य स्थल देखने को मिलेंगे जो आपको, जैसे नवदा टोली हो गया आपका, दैमाबाद हो गया आपका, जोरवे हो गया। तो यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ के लोग लगभग वर्तमान में पाए जाने वाले सभी अनाज उगाते थे। अभी आप जब नवदा टोली में देखोगे तो आपको एक जानकर आश्चर्य होगा कि नवदा टोली के लोग इतने सारे अनाज वगैरह उगाते थे, और वो भी क्या था आपका, एक ताम्र पाषाणिक स्थल है। और ये भी क्या है आपका, एक ताम्र पाषाणिक स्थल है, ठीक है। तो जितने भी बाकी आपको ताम्र पाषाणिक स्थल देखने को मिलेंगे तो वहां पर आपको क्या देखेंगे, वहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या होगा आपका, कृषि होगा। लेकिन ये गणेश्वर नामक ताम्र पाषाणिक स्थल एक ऐसा है जहां के लोग शिकार पर निर्भर थे, कृषि बहुत कम करते थे, ठीक है। तो इसलिए आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल ऐसा है जहां क्या है आपका, जहां के लोग शिकार जीवी थे। तो क्या होगा आपका, गणेश्वर होगा, ठीक है। ये पूछने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि यहाँ तक बाकी सभ्यताएं या बाकी स्थान के लोग बहुत विकसित हो चुके थे, वो अच्छा खासा कृषि कार्य का ज्ञान था उन्हें। लेकिन यहाँ के लोगों को कृषि कार्य का ज्ञान होने के बावजूद भी वो क्या कर रहे हैं, आपका शिकार पर निर्भर है, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज जो यहाँ लिखी है मैंने आपका, ठीक है, इनका मुख्य शिल्प तांबे की वस्तुएं बनाना था, परंतु फिर भी वे नगरीय तत्व विकसित नहीं कर पाए। क्या लिखा है यहाँ पे, ठीक है, इनका मुख्य शिल्प तांबे की वस्तुएं बनाना था, परंतु फिर भी वे नगरीय तत्व विकसित नहीं कर पाए, ठीक है। तो आप पूछोगे सर ये लाइन लिखने का क्या मतलब बनता है, ऐसा तो बहुत सारी जगह है जहां नगरीय तत्व या नगर में विकसित नहीं हो पाए, तो इसको लिखने का क्या अर्थ बनता है। देखो इसको लिखने का मेन मुख्य मकसद क्या है, या जो यहाँ से क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, वो ये है आपका, अगर हम वर्तमान की बात करें तो आप देखिए, ठीक है, कोई भी समाज, ठीक है, क्या कहा मैंने, कोई भी समाज नगरीकरण की तरफ तब बढ़ता है जब वहां जितने भी लोग हैं वो पर्याप्त मात्रा में अनाज उपजा रहे हैं, ठीक है। जब उस समाज में रहने वाले अधिकांश लोगों के लिए
कुछ चंद लोगों द्वारा उपजाया गया अनाज ही प्राप्त हो, तभी बाकी लोग क्या सोचेंगे कि वो कृषि कार्य को छोड़कर बाकी कुछ कार्य शुरुआत करें। अगर हम आधुनिक समय के तौर पर देखें तो आप देखते होंगे कि नगरों में क्या होते हैं, मुख्यतः क्या होते हैं आपके कृषक जन लोग बहुत कम रहते हैं। ठीक है, क्या होता है आपका, नगरों में कृषक लोग बहुत कम रहते हैं। मतलब जो नगरों में रहने वाले लोग होते हैं वो कृषि कार्य के अतिरिक्त बाकी काम करते हैं। ठीक है, और बाकी कामों में आपके क्या आते हैं, मुख्यतः सर्विस सेक्टर आता है, कोई आपका गाड़ी वगैरह चलाता है, कोई आपका बैंक में जॉब करता है, कोई आपकी दुकान वगैरह करता है। ठीक है, वाणिज्य का काम करता है। तो ये सब चीजें कब हो पाती हैं, जब आपके पास क्या हो, कृषि उत्पादन अधिशेष में हो। यानी माना आप इस तरीके से समझो, यहाँ हम 10 लोग रहते हैं और 2 ही लोग इतना अनाज उपजा रहे हैं कि वो 10 लोगों के लिए खाने के लिए पर्याप्त हो, तो बाकी 8 लोग क्या सोचेंगे कि हम कुछ और काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा था आपका, यहाँ के लोग ना तो क्या कर रहे थे, कृषि भी नहीं कर रहे थे। अगर कृषि करते तो हम बोलते भाई ये कैसी आपकी ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, यहाँ के लोग क्या कर रहे थे, आपके कृषि कार्यों में भी संलग्न नहीं थे और कृषि कार्य को छोड़कर अतिरिक्त पेशा अपनाया था उन्होंने जो क्या था आपका, सॉरी, ठीक है, यहाँ के लोगों ने क्या किया था, कृषि कार्य को छोड़कर अन्य पेशा, जो कि क्या था उनका, तांबे की वस्तुएं बनाना था। ठीक है, और ये सारी की सारी विशेषताएं किसकी, एक नगरीय सभ्यता की है। नगरीय सभ्यता की मुख्य विशेषताएं क्या होती है, 2 होती है, जो अगर आप मैं आपको बताऊं, आधुनिक समय में भी अगर आप नगरों की परिभाषा देखोगे तो पहली चीज आपको ये मिलेगी कि वहां की अधिकांश जनसंख्या क्या होती है, कृषि गैर कृषि कार्यों में संलग्न होती है। ठीक है, पहली विशेषता तो आज भी नगरों की यही है, अगर आप, ठीक है, इकोनॉमिक्स उठाकर देखोगे। ठीक है, नगरों की परिभाषा। तो यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है, यहाँ भी हम पढ़ चुके हैं, जो आपके क्या थे, गणेश्वर के लोग थे, वो कृषि कार्य अंशतः करते थे। ठीक है, और दूसरी क्या होती है, ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से तो इस टाइम जनसंख्या का वो इतना महत्व नहीं था। ठीक है, जो मेन विशेषता है वो क्या है आपकी, कृषि कार्य में नहीं होनी चाहिए वहां की जनसंख्या, और कृषि कार्य के अतिरिक्त कुछ अन्य कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है, कृषि कार्य भी नहीं कर रहे हैं गणेश्वर के लोग, और कृषि कार्य के अतिरिक्त उनका व्यवसाय दूसरा है। तो अतः इसको होना क्या चाहिए था, आपकी नगरीय सभ्यता होना चाहिए था, लेकिन फिर भी आपकी क्या थी, जो गणेश्वर थी, ये नगरीय सभ्यता को विकसित नहीं कर पाई। तो अब जो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, किस तरीके से बन सकता है आपका, ये पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा स्थल ऐसा था जहां नगरीय तत्व विद्यमान होते हुए भी, ठीक है, क्या कहा, निम्न में से कौन सा स्थल ऐसा था जहां नगरीय तत्व विद्यमान होते हुए भी वह नगरीय सभ्यता की तरफ नहीं बढ़ पाया। तो कौन था आपका, गणेश्वर था। ठीक है, तो ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा अब देखो अगला जो लास्ट चीज आती है आपका गणेश्वर का, गणेश्वर संस्कृति को प्राक हड़प्पाई ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। क्या कहा, गणेश्वर संस्कृति को प्राक हड़प्पाई ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ आपका, प्राक हड़प्पाई ताम्र पाषाणिक संस्कृति, इतने भारी भारी शब्द दिखाई दे रहे जो आपको, देखिए इसका अर्थ होता है, जैसे आपने प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ा होगा, यानी ऐतिहासिक काल से जस्ट पहले का समय। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आपका प्राक हड़प्पाई ताम्र पाषाणिक संस्कृति का अर्थ है आपकी कि जो आपकी गणेश्वर नामक संस्कृति है, ये हड़प्पा की संस्कृति विकसित होने से पहले की जस्ट पहले की संस्कृति है। ठीक है, तो 2 संस्कृतियां ऐसी जिनको प्राक हड़प्पाई ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। एक कौन सी आपकी गणेश्वर संस्कृति बताई मैंने, जो कहाँ स्थित है, आपकी राजस्थान में है, और दूसरी आती है आपकी बनावली हरियाणा में स्थित स्थल। ठीक है, बनावली नामक स्थल जो कहाँ आपका हरियाणा में स्थित है। तो आपसे पूछा जाता है, यही वैसे भी आपको बनावली भी पढ़ाऊंगा जब ये आएंगे हम आगे। तो यहाँ पे क्या है हमारा, आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन कौन से स्थल प्राक हड़प्पाई ताम्र पाषाणिक स्थल कहलाते हैं। तो कौन कौन से आपके, एक तो क्या हो गया आपका गणेश्वर हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका बनावली हो गया। ठीक है, तो आज हमने राजस्थान में पढ़ने वाले सभी के सभी ताम्र पाषाणिक स्थलों का अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, आपके महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में स्थित जो ताम्र पाषाणिक स्थल है और जिनसे हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखेंगे, ताम्र पाषाणिक सभ्यता की अन्य विशेषताएं, जैसे हमारे समाधान कैसे किए जाते थे, औजार किस प्रकार के होते थे। ठीक है, और जब हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, मुझे लगता है कि अगली 4-5 वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम आपकी हड़प्पा सभ्यता शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप सब लोगों से यही निवेदन है कि अगर आप सब लोगों को वीडियो अच्छी लगता है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।